हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी लॉ। मैं हूं एडवोकेट रोहित अग्रवाल। हमने पिछले वीडियो सेशन में, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सेक्शन 25A तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम CRPC का चैप्टर 3 कंप्लीट कर देंगे, यानी सेक्शन 26 से लेकर के सेक्शन 35 तक हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 3 है पावर्स ऑफ कोर्ट्स। अब आते हैं सेक्शन 26 में। सेक्शन 26 कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। इस संहिता के अधीन रहते हुए आगे कह रहा है कि इंडियन पेनल कोड में दिए गए अपराधों के लिए कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है। इसमें अलग अलग क्लॉजेस में बताया गया है। इंडियन पेनल कोड में दिए गए किसी भी अपराध का विचारण हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोई और कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में ट्राइबल बनाया गया है, वो कोर्ट इंडियन पेनल कोड में दिए गए ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकता है। आगे कहता है परंतु जो भी रेप केसेस हैं सेक्शन 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA और 376DB में जो भी अपराध लिखे हुए हैं और 376E में, ये अपराध उन कोर्ट्स के द्वारा ट्राई किए जाएंगे जिसमें एक वुमेन प्रिसीडिंग ऑफिसर है, यानी एक वुमेन मजिस्ट्रेट है, उनके द्वारा ये रेप केसेस के जो ऑफेंसेस हैं ये ट्राई किए जाएंगे। आगे क्लॉज बी में कह रहा है कि जिन अपराधों का विचारण किसी और लॉ में लिखा हुआ है और उस लॉ में उस अपराध को ट्राई करने के लिए कोई और स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, तो फिर इस CRPC के अधीन गठित कोर्ट्स उस ऑफेंसेस को ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन यदि ऐसा है कि उस लॉ में कोई ऑफेंस दिया हुआ है लेकिन उसके ट्राई करने के लिए वहाँ पर कोई कोर्ट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो फिर उस अपराध का विचारण CRPC के अधीन बनाए गए कोर्ट्स के द्वारा किया जाएगा। क्लॉज ए बता रहा है कि हाई कोर्ट्स के द्वारा किया जा सकता है, या फिर सेकंड कह रहा है कि कोई और कोर्ट्स के द्वारा किया जा सकता है जो फर्स्ट शेड्यूल में ट्राइबल बताया गया हो। ऐसे कोर्ट्स दूसरे लॉ में दिए गए ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं। सेक्शन 27 जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। सेक्शन 27 कहता है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया है जो 16 वर्ष से कम आयु का है और उसने वो अपराध किया है जिसका पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं है, यानी इससे कम का इम्प्रिजमेंट है, तो ऐसे अपराध का विचारण कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। या फिर चिल्ड्रंस एक्ट 1960 में कोई कोर्ट गठित किया गया है तो उसके द्वारा किया जाएगा, या फिर किसी और कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है जो किसी और लॉ में बनाया गया हो। किसी यूथफुल ऑफेंडर्स के ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग या रिहेबिलिटेशन के लिए बनाया गया है तो उस कोर्ट के द्वारा विचारण किया जा सकता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि यदि कोई बच्चा यदि जो 16 वर्ष से कम है और उसने डेथ पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट वाला कोई अपराध किया है तो फिर ये सारे कोर्ट्स उसको ट्राई नहीं करेंगे। सेक्शन 28 सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशंस जजेस में पास। यहाँ पर बताया गया है कि हाई कोर्ट या फिर सेशन जजेस कौन से सेंटेंसेस पास कर सकते हैं। सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है वो लॉ के अधीन दिया गया कोई भी पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकता है, यानी दे सकता है, इवन डेथ पनिशमेंट भी। सब सेक्शन 2 कह रहा है कि सेशंस जज या फिर एडिशनल सेशंस जजेस लॉ में दिया हुआ कोई भी पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हैं या कोई भी सेंटेंस सुना सकते हैं, इवन डेथ पनिशमेंट भी। लेकिन उनको डेथ पनिशमेंट के लिए हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होगा। ये प्रोविज़न आपके सेक्शन 366 और सेक्शन 368 में दिया हुआ है। सब सेक्शन 3 में बताया जा रहा है कि असिस्टेंट सेशन जजेस डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 10 साल से ज़्यादा का सेंटेंस नहीं सुना सकते। आगे आते हैं सेक्शन 29 में। सेक्शन 29 कहता है सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास, वो सेंटेंसेस जो मजिस्ट्रेट्स पास कर सकते हैं। सब सेक्शन 1 में बताया जा रहा है कि जो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं
वो डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजमेंट या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का सेंटेंस नहीं सुना सकते। सब सेक्शन 2 में बताया जा रहा है कि जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं वो 3 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते, और साथ ही उनमें फ़ाइन में भी लिमिटेशन लगा दी गई है। वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं इम्पोज कर सकते, और साथ ही वो दोनों सज़ा भी एक साथ सुना सकते हैं, यानी 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना दोनों का सेंटेंस वो एक साथ दे सकते हैं। सब सेक्शन 3 में बताया जा रहा है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास 1 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजमेंट का सेंटेंस नहीं सुना सकते, और साथ ही 5,000 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं लगा सकते, या फिर दोनों इम्पोज कर सकते हैं, 1 साल की सज़ा और 5,000 रुपये फाइन दोनों। सब सेक्शन 4 में बोल रहा है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उनकी वही पावर होंगी जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की होती हैं, और साथ ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की वही पावर होंगी जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की होती हैं। सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। सब सेक्शन 1 कह रहा है कि यदि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के ऊपर फाइन इम्पोज किया है और वो व्यक्ति फाइन पे नहीं कर रहा है, तब क्लॉज ए में लिखा है कि मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उतने टर्म का इम्प्रिजमेंट सुना सकता है जितना वो सेक्शन 29 के अंदर कंपटेंट है। क्लॉज बी में लिखा है कि मजिस्ट्रेट फाइन ना पे करने वाले व्यक्ति को उतने टर्म का इम्प्रिजमेंट सुना सकता है जितना वो मैक्सिमम टर्म इम्पोज करने के लिए कंपटेंट है। मान लीजिए कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, वो 1 साल तक की सज़ा इम्पोज कर सकता है, तो पेमेंट कितना भी हो उसका 1/4 नहीं होगा, बल्कि जितना वो मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट इम्पोज करने के लिए कंपटेंट है उसका 1/4 वो उस अपराध के लिए इम्पोज कर सकता है, यानी 1 साल का 1/4 यदि हम माने तो 3 महीने तक का इम्प्रिजमेंट उसे सुना सकता है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ये 3 महीना 1 साल की सज़ा के एडिशन में चलेगा, यानी 1 साल की सज़ा तो रहेगी, साथ में 3 महीने की और सज़ा उसमें ऐड हो जाएगी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 31 सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस इन वन ट्रायल। तो सबसेक्शन 1 कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक से ज़्यादा अपराध किया है तो उन सबकी सज़ा उसे एक ही ट्रायल में सुनाई जा सकती है। यहाँ पर 2 तरीके हैं उसे इम्प्रिजमेंट सुनाने के। पहला तरीका तो है कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस का, यानी एक के बाद एक अपराध की सज़ा चालू हो जाएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 3 अपराध किए हैं, पहले अपराध की सज़ा 5 साल है, दूसरे अपराध की सज़ा 10 साल है और तीसरे अपराध की सज़ा 20 साल है, तो 20 + 10 + 5 यानी 35 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट उसे होगी। एक के बाद एक सेंटेंसेस चालू हो जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि वो उसे कंकरेंटली इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाए। इसमें यह होता है कि सारी सज़ा साथ साथ चलती है, यानी पहले 5 साल यदि उसने काट लिए तो उसे पहले अपराध की सज़ा मिल गई, और अगर 5 साल उसने काटे यानी 10 साल काट लिए जेल में तो उसकी दूसरे अपराध की सज़ा पूरी हो गई, और यदि उसने और 10 साल काट लिए यानी 20 साल हो गया तो उसकी तीसरे अपराध की सज़ा भी उसने काट ली है, ये माना जाता है। तो ये पूरी तरह से कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि वो इन दोनों में से कौन सा इम्प्रिजमेंट उसे सुनाना चाहता है। सब सेक्शन 2 कह रहा है कि यदि कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस सुनाए गए हैं, यानी एक के बाद एक की सज़ा सुनाई गई है, तब उस दशा में किस प्रकार से प्रोसीडिंग चलेगी। यहाँ पर यह कह रहा है क्लॉज ए में कि कोई भी मैजिस्ट्रेट 14 साल से ज़्यादा की सज़ा इम्पोज नहीं कर सकता। यदि कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस हैं, यदि वो उसे 14 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाता है तो फिर वो मजिस्ट्रेट उसे ट्राई नहीं कर सकता, बल्कि उस मजिस्ट्रेट को उसे दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा अपने से हायर ग्रेड के, जो उसे सज़ा सुनाने के लिए कंपटेंट हो 14 साल से ज़्यादा की सज़ा को। क्लॉज बी ये कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट जितना मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाने के लिए कंपटेंट है उससे डबल की सज़ा वो नहीं सुना सकता। यदि वो उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाता है, डबल से ज़्यादा की, तो फिर उसे अपने से हायर ग्रेड के
मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा जो कॉम्पिटेंट हो उस अपराध का विचारण करने के लिए। सब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि यदि किसी एक्यूज्ड को कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस सुनाया गया है, यानी एक के बाद एक की सजा सुनाई गई है, और यदि वो अपील करना चाहता है तो अपील के प्रयोजन से कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस एक ही सिंगल सेंटेंस माने जाएंगे। सेक्शन 32 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, शक्तियां प्रदान करने का ढंग। यहाँ पर कह रहा है कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन पावर कन्फर कर सकती है और उसके ऑफिशियल नाम से या फिर ऑफिशियल टाइटल से उसे वो पदभार दे सकती है। सब सेक्शन 2 में कह रहा है कि ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का या स्टेट गवर्नमेंट का, ये उस तारीख को प्रवर्त होगा जिस तारीख को उस व्यक्ति को वो आदेश सुना दिया जाए। सेक्शन 33 कह रहा है पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां बता रहा है। सेक्शन 33 बताता है कि यदि किसी हाई कोर्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को इस कोर्ट के अधीन पावर कन्फर की है और उस व्यक्ति का एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तब ऐसी दशा में वो व्यक्ति उस लोकल एरिया में उसी पावर को एक्सरसाइज करता रहेगा जो वो पहले करता था। तब तक करता रहेगा उसी पावर को एक्सरसाइज जब तक स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट उसे दूसरी पावर कन्फर ना कर दे। सेक्शन 34 कह रहा है कि जिस हाई कोर्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जिस व्यक्ति को पावर कन्फर की होगी या फिर अपने सबऑर्डिनेट किसी ऑफिसर को पावर कन्फर की होगी, तो वही हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उस व्यक्ति से उस पावर को वापस भी ले सकता है। सब सेक्शन 2 कह रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को पावर दी है तो वही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से वो पावर को वापस भी ले सकते हैं। सेक्शन 35 कह रहा है पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस, जो पावर है जजेस की और मजिस्ट्रेट्स की उनके सक्सेसर इन ऑफिस यानी पद उत्तरवर्ती के द्वारा भी वो पावर यूज़ की जा सकती है। मान लीजिए यदि कोई जज या मजिस्ट्रेट अनुपस्थित है किसी भी कारण से या फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो फिर उन जजेस या मजिस्ट्रेट्स का पावर वो व्यक्ति जो सक्सेसर इन ऑफिस है वो एक्सरसाइज करेगा। मान लीजिए किसी जज या मजिस्ट्रेट ने कोई फैसला लिख दिया है लेकिन उसे सुनाया नहीं है, तो फिर उनका जो सक्सेसर इन ऑफिसर होगा यानी पद उत्तरवर्ती होगा, जब वो उनकी जगह बैठेगा तब वो उस फैसले को पढ़कर सुनाएगा। सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि यदि इस बात का डाउट है कि एडिशनल सेशंस जज या असिस्टेंट सेशंस जजेस का पद उत्तरवर्ती कौन होगा, तो इस मसले को डिटरमाइन करेगा सेशंस जज कि उनका पद उत्तरवर्ती कौन होगा। सब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि यदि ये डाउट हो कि मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन होगा, तो फिर इस मसले को डिटरमाइन करेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन व्यक्ति होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।